नमस्कार। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं। कल के सेशन में हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम जो 2023 में आयोजित हुआ था, उसमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया। और आज हम इसी पेपर में जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। यह सेशन आपकी आगामी ईओआरओ, आरएएस, पीटीआई, पीएसआई, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिन परीक्षाओं में भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नियमित तौर पर आप इस सेशन से लाभान्वित होते रहें। और आपसे एक निवेदन और रहेगा कि अगर आप आरओयू की तैयारी कर रहे हैं, एएन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज डाली हुई है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आप उस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने। अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर या पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी प्रीवियस एग्जाम्स पेपरों पर आधारित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज डाली हुई है। सेकंड ग्रेड के लिए डाली थी, तो सेकंड ग्रेड का पीटीआई का सेम ही सिलेबस है, तो वो वाले टेस्ट सीरीज का हिस्सा आप अवश्य बने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी है वो हो पाएगी, प्रैक्टिस हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है 45 क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन, भारत सचिव का पद। तो देखिए यह इस प्रकार का प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कब किया? कोई भी चीज समाप्त तभी होती है जब वो पहले शुरू हुई होती है। तो शुरू हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की है वो शुरुआत की गई, जिसमें उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट और निम्न सदन का नाम हाउस ऑफ असेंबली रखा गया था, जो कि 1935 में जाकर के ये आपका नए स्वरूप में फिर से लागू हुआ। तो ये प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत आपसे पूछी जाए तो 1919 में बताएंगे, और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत पूछा जाए तो ये हुआ था 1935 में। 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अब प्रांतों को स्वायत्तता देने का क्या मतलब है? तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के लिए क्या किया गया था कि इसमें 3 प्रकार की जो सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस प्रकार से शक्तियों का है वो विभाजन कर दिया। और राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी जो 54 विषय है वो दिए गए थे, उन 54 विषयों में सारे के सारे जो विधि निर्माण और जो भी राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय शामिल है उसका सारा का सारा विधि निर्माण का अधिकार प्रांतों को है वो दे दिया गया था। तो इस प्रकार से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर पहली बार अखिल भारतीय संघ की शुरुआत का के भी कदम है वो उठाए गए थे। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई की भी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, और 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की भी शुरुआत आपकी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि इसमें जो पहले आपका लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से, तो उनको न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की 1935 के अधिनियम में आकर, बल्कि इसमें 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से वो की गई थी। तो इस अधिनियम से संबंधित कितने महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है।
आगे प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। तो प्रांतों में सर्वप्रथम अगर उत्तरदायी शासन की स्थापना के बारे में बात कहें तो वैसे तो प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता देकर के उत्तरदायी शासन की स्थापना 1935 में की गई थी एक्चुअल में, वास्तविक रूप से। लेकिन सर्वप्रथम अगर इन विकल्पों में देखें तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके माध्यम से प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का है वो प्रयास किया गया था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही सर्वप्रथम जो ये उत्तरदायी सरकार है, उत्तरदायी शासन है, ये जो वर्ड है ये यूज किया गया था, रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का यूज किया गया था सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है। केंद्रीय विधायिका के 2 सदन। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधायिका के 2 सदन रखे गए थे। कौन कौन से? हाउस ऑफ असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके बाद में केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन। तो केंद्रीय विधानसभा के लिए अगर निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन व्यवस्था की सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से सीमित मात्रा में, और वो भी आपका किस प्रकार से था? अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आपका निर्वाचन था। तो केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन की बात करें तो 1882 हम इसका 1892 इसका हम सही मानेंगे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, संविधान की संरचना या फॉर्मेशन। तो संविधान 6 दिसंबर 1900 संविधान जो सभा है तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा है वो गठित हुई, और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक है वो आयोजित हुई थी। तो ये 1946 आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। तो शक्तियों का बंटवारा कब हुआ था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया, जिसमें केंद्र में 59 विषय, संघ सूची के पास में 59 विषय, राज्य सूची के पास में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषयों को है वो शामिल किया गया। इसके अलावा जो रेजिडुअल पावर है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो गवर्नर में निहित की गई। तो इस प्रकार से इसका अगर सही उत्तर अगर देखना जाए तो सबसे पहले 1882 वाला आता है, यानी कि बी आएगा। तो बी 2, 4 और 3 दो सभी में है। उसके बाद में अगर बात करें तो 1919 वाला यानी कि बी के बाद में ए, तो 3 में आता है बी के बाद में ए। उसके बाद में आता है आपका 1935 यानी कि डी, और उसके बाद में आता है सी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? पश्चिम बंगाल का, मध्य प्रांत एवं बिहार का, बंबई का या मद्रास का? तो पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व किया था बंबई से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये आपके बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, और बंगाल के पूर्वी भाग से। तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद में जो पूर्वी बंगाल वाला जो एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया। इसलिए पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोबारा बंबई प्रांत से है वो चुनकर आए थे। ठीक है, तो इसमें 3 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? N.G. अयंगर, S.M. सादुल्ला, K.M. मुंशी, H.C. मुखर्जी। तो H.C. मुखर्जी आपके संविधान सभा थी उसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का है वो गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारूप संविधान का जो प्रारूप है वो पहला जो ड्राफ्ट है, पहला प्रारूप है, पहला
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते सही से लिखा नहीं जा रहा है, इसे जल्द ही इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। संविधान सभा का पहला जो प्रारूप है वो B.N. राव के द्वारा है वो तैयार किया गया था, ठीक है। और B.N. राव के द्वारा जो तैयार किया गया था ड्राफ्ट संविधान का, उस संविधान के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान के प्रारूप समिति का है वो गठन किया गया था, जिसमें अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे, जिसमें N.G. आयंगर, A.K. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, इसके अलावा D.P. खेतान, और D.P. खेतान के निधन के पश्चात T.T. कृष्णमाचारी है वो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। इसके अलावा B.L. मित्र भी इसमें थे, तो इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया। इसके स्थान पर N. माधव राव है वो इस सभा के है वो सदस्य है वो बने थे। और आपको ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर को निर्विरोध सभापति है वो निर्वाचित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर राइट आंसर है, बाकी भी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15A राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इस आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है कि इसमें 5 चीजें बताई गई है। पहला है रिलीजियन, उसके बाद में है रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक के साथ में आप रिलीजियन यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। रिलीजन के बाद में रेस आता है, रेस यानी कि मूल वंश के आधार पर, तो धर्म, मूल वंश, रिलीजन, रेस। रेस के बाद में आता है आपका कास्ट यानी कि जातीय भेदभाव नहीं करेंगे। कास्ट के बाद में आता है सेक्स यानी कि लिंग के आधार पर, पुरुष है या महिला, इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और फाइनली आपका 5वां है वो प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी नागरिक में किसी भी प्रकार का विभेद है वो नहीं करेंगे। तो इसमें जो आपका रेस दिया गया है, रेस का मतलब होता है मूल वंश, ठीक है। और यहाँ हिंदी में नस्ल दिया गया है। तो मैं आपको बहुत बार कहता हूं कि आप चीजों को इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है उनको पढ़ेंगे तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर मूल वंश संविधान में मूल रूप से दिया गया है, यहाँ पर नस्ल दे दिया, तो आप कंफ्यूज होकर इसको भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट जो आंसर है वो आपका 3 नंबर हो जाएगा। भाषा यानी कि लैंग्वेज के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद के संबंध में आर्टिकल 15 में कोई भी नाम किसी भी प्रकार का इस आधार पर विभेद का कोई उपबंध नहीं है, ठीक है। तो 5 शब्द है आपको ध्यान में रखना है, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास और देश की रक्षा। तो ये हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व नहीं, सॉरी, नागरिकों के मूल कर्तव्य है जो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में वर्णित है, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह मूल कर्तव्य है वो संविधान में अंतस्थापित किए गए थे। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन है, ये आपके मूल जो कर्तव्य है, डायरेक्टिव जो आपके प्रिंसिपल है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। इस फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आपका जो 51 में 7 नंबर वाला मूल कर्तव्य है, तो इसमें क्या दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। इसके बाद में 8 में क्या कहा गया है, तो 7 ये आ गया 8, तो 8 में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है वो विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद इत्यादि जो शब्द हैं वो 8 नंबर पर हैं। और 9 नंबर पर कहा गया है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है इसकी सुरक्षा करना, तो बी में हो जाएगा 4। और शेष बच गया देश की रक्षा करना, तो देश की रक्षा करना ये 4 नंबर पर कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं मूल जो संविधान है उसका जो
मूल संविधान तो नहीं कह सकते, बाद में संवैधानिक संशोधन करके मौलिक कर्तव्य है वो जोड़े गए थे। तो इन सारे के सारे 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो इनको देख लेते हैं एक बार, आइए। तो ये है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 51 क में मूल कर्तव्य वर्णित है, जिसमें पहला मूल कर्तव्य है क नंबर का, संविधान का पालन करना और उसके जो आदर्श हैं, संस्था है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करना। 2 नंबर पर है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। 3 नंबर पर कहा गया है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना। तो एक से एक वर्ड आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। भारत की जो प्रभुता है, एकता, अखंडता है, इसकी रक्षा करना और अक्षुण्ण रखना, ठीक है। 4 नंबर पर है देश की रक्षा करना, तो देश की रक्षा वाला उसमें पूछा ही था, तो 4 नंबर पर है, ठीक है। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में जो समरसता है, समान भ्रातृत्व की भावना है, उसका निर्माण करते समय किस प्रकार के, किस आधार पर विभेद के बारे में बात है वो कही गई है, किस आधार पर है वो भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव से परे हो, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों में जो भेदभाव है वो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित भेदभाव की बात है वो कही गई है। और आर्टिकल 15 है, उसमें क्या कहा गया है कि आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, उसमें भाषा नहीं है, लेकिन आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसमें भाषा की बात कही गई है। इसके अलावा 6 नंबर पर है हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7 है प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण का कहां पर दिया गया है, तो प्राकृतिक पर्यावरण 7 पर दिया गया है, एनवायरमेंट 7, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है, वन, झील, नदी और वन्य जीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के भाग 4 के अनुसार, ठीक है। तो इसमें कहा गया है 4 के 51 जो के है अनुच्छेद 51 के का जो क्लोज 7 नंबर का है, इसमें मूल कर्तव्य नंबर 7 में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है, उनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। 8 नंबर पर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। 9 नंबर पर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10 नंबर पर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंततः जो 11वां है वो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के माध्यम से 1 अप्रैल 2010 को अंतःस्थापित किया गया था, जिसमें माता पिता या संरक्षक को ये मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ये ड्यूटी दी गई है कि वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने जो प्रतिपाल्य या बालक हैं उनके लिए शिक्षा का है वो अवसर उपलब्ध है वो करवाए, ठीक है। तो ये 11 नंबर वाला कर्तव्य ये वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में कब अंतःस्थापित किए गए थे, तो ये आपका 3 जनवरी 1977 को जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। तो इसमें जो भी कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर है वो आप चूज कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली मौलिक कर्तव्य है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं आगामी परीक्षाओं में, आरओयू में, सभी परीक्षा में लगभग ये आपके निश्चित रूप से पूछे जाने ही हैं। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह क्या है, तो 39 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। समान नागरिकों को
जीविका जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र ना हो। ठीक है, धर्म और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र ना हो, और निजी संपत्ति का विरोध। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर और 4 नंबर ये आर्थिक नहीं जुड़ा है, तो आर्थिक न्याय से ना तो 3 जुड़ा है और ना ही 4 जुड़ा है। इसमें 3 में क्या कहा गया है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र ना हो। तो जो 39 अनुच्छेद है इसमें यह कहा गया है कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्र ना हो, ना कि हित। ठीक है, तो ये अहित लिखा हुआ है। और 4 है निजी संपत्ति का विरोध। तो निजी संपत्ति का तो विरोध जैसी कोई बात है नहीं। ये है अनुच्छेद 39 जिसमें राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्वों की बात कही गई है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, तो समान रूप से जीविका पर्याप्त का साधन किसको प्राप्त होना चाहिए? पुरुष, स्त्री, सभी नागरिकों को। ठीक है, तो ये बात ठीक है। ख में कहा गया है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तो इसमें हम आंशिक रूप से ये भी कह सकते हैं, अगर सबसे उत्कृष्ट आंसर की ओर जाएं, तो इसमें कहा गया है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर निजी संपत्ति की बात नहीं हो रही है। समुदाय के जो भौतिक संसाधन है ये कम्युनिटी की बात है, यानी कि सामुदायिक भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित है वो जुड़ा हुआ हो, यानी कि जो सामुदायिक जितने भी आपके भौतिक संसाधन है उनका मिल बांट करके उपयोग है वो करेंगे। लेकिन निजी वाली जो बात यहाँ पर आई है, ठीक है, तो निजी संपत्ति जैसी विरोध की इसमें कोई प्रमुख रूप से बात है नहीं। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। और इसमें क्या कहा गया है? सर्वसाधारण के लिए हित के लिए केंद्र ना हो, सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्र ना हो, और मूल रूप से आपका कहा गया है अहितकारी केंद्र ना हो, यानी कि किसी का अहित हो जाए इस प्रकार से किसी भी प्रकार के धन और उत्पादन साधनों का है वो इकट्ठा है वो संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन है, बिल्कुल सही है। पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो ये 39 में कहे गए कुछ आपके नीति तत्व है जो राज्यों को अनुसरण है वो करने चाहिए अपनी नीतियों को बनाते समय। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस प्रश्न का सही सटीक जवाब अगर देखा जाए तो आर्थिक न्याय से जुड़ा नहीं है, तो सीधे तौर पर तो हम इसको है वो सही मानेंगे प्रथम प्रायोरिटी के तौर पर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है वो अंततः आपका डिलीटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? तो राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत जो भी विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित होते हैं, पारित होने के बाद में राज्यपाल के पास में सिग्नेचर के लिए है वो जाते हैं, तो उसके समय राज्यपाल के पास में कुछ अधिकार भी होते हैं कि वो विधेयकों पर स्वीकृति दे, राष्ट्रपति को आरक्षित भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे विधेयक जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण होता हो या फिर जो आपके राज्य की परिधि से बाहर संघीय विषयों से कोई जुड़ा मामला हो, तो ऐसे कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है वो कर सकते हैं। तो 200 के तहत तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आरक्षित जो रिजर्व रखे गए विधेयक है उस पर
राष्ट्रपति जो निर्णय लेता है वो अनुच्छेद 201 के तहत लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय। ठीक है, तो इसमें आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा 201। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और चंद्रशेखर। तो देखिए, राजीव गांधी ने कभी भी अपने प्रधानमंत्री के समय में उप प्रधानमंत्री का पद है वो नहीं प्रदान किया। अगर भारतीय संविधान को देखा जाए तो भारतीय संविधान में ना तो कहीं पर उप प्रधानमंत्री का कोई पद सृजित किया गया है और ना ही उप मुख्यमंत्री का कोई पद सृजित किया गया है। लेकिन समय समय पर अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक से अधिक हो जाते हैं तो सेकंड वाले दावेदार को खुश करने के लिए एक उप प्रधानमंत्री का पद भी सृजित है वो कर दिया जाता है, उप प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाता है। और जब प्रधानमंत्री अपने कार्य प्रभाव में नहीं रहता है तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन उप प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके इतिहास में उप प्रधानमंत्रियों की बात करें तो भारत में अब तक 7 व्यक्ति हैं जिन्होंने उप प्रधानमंत्री का पदभार है वो संभाला है, यानी कि 7 उप प्रधानमंत्री भारत में अब तक बने हैं। ठीक है, जिसमें कि पहले जो उप प्रधानमंत्री बने वो सरदार पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री का पद है वो सर्वप्रथम दिया गया था और उप प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्रालय भी दिया गया था। तो सामान्य तौर पर जो उप प्रधानमंत्री होते हैं तो उनको कुछ ऐसा महत्वपूर्ण मंत्रालय का पद भी दिया जाता है जिससे कि उनका थोड़ा और वर्चस्व रहे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो पहले उप प्रधानमंत्री बने थे जो कि 15 दिसंबर 1950 तक रहे थे। इसके बाद में अगर बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की सरकार में आपके 1967 से 69 तक मोरारजी देसाई है वो आपके उप प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तो 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में दो उप प्रधानमंत्री है वो मोरारजी देसाई ने बनाए थे। एक उप प्रधानमंत्री बनाया था चौधरी चरण सिंह को और दूसरा बनाया था जगजीवन राम को। तो ये भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का इतिहास रहा है कि एक ही समय 2 उप प्रधानमंत्री भी बनाए गए हैं। किसके शासनकाल में, किसके प्रधानमंत्री रहते हुए? मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के समय उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जवाहरलाल नेहरू के समय सरदार पटेल थे और चंद्रशेखर के समय आपके बात करें तो देवीलाल चौधरी को उप प्रधानमंत्री है वो बनाया गया था। और अंतिम बार भारत के जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि जून 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एल के आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका उप प्रधानमंत्रियों का थोड़ा इतिहास है, आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी, ठीक बात है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में बनी थी और जून 2019 में एनपीपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, जो वर्तमान में भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन ध्यान में रहना है कि 2000 जो आपके 19 वाले आम चुनाव थे उस आम चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी है वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इसने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि ये चुनाव मई में आयोजित हो गए थे और इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था जून 2019 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये 1998 में अस्तित्व में आई थी। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यही इसका सही राइट आंसर है, ये मायावती की पार्टी है और 1984 को 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में एट प्रेजेंट 6 नेशनल पार्टीज हैं। ठीक है, और कुछ जो पहले राष्ट्रीय पार्टी थी लेकिन 10
अप्रैल 2023 के बाद में उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो उसके पास से छीन लिया है। तो ऐसी पार्टियों की भी आपको फाउंडेड ईयर और उनके लीडर कौन है वर्तमान में वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, तो ये ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली पार्टी है। 1998 में इस पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। ये पहले आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल था, लेकिन वर्तमान में ये राष्ट्रीय पार्टी है वो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मायावती की है, हाथी इसका चिन्ह है, और 1984 को ये गठित हुई थी, और इसी से संबंधित ये सवाल था जिसका उत्तर गलत था। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये आपकी 1980 में बनी थी, जिसका आइडियोलॉजी या विचारधारा हिंदुत्व है, नेशनलिज्म है यानी कि राष्ट्रवाद है, कंजर्वेटिज्म और सोशल कंजर्वेटिज्म इसका प्रमुख जो विचारधारा रही है। जेपी नड्डा इनके वर्तमान में लीडर हैं। बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये भी 2019 वाले जो आम चुनाव है उसमें इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ये आपकी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है। तो डी राजा इनके वर्तमान में लीडर है। 1925 में इसकी स्थापना होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करें तो ये वर्तमान में नेशनल पार्टी है, ठीक है, और 1964 में इसकी स्थापना हुई। सीताराम येचुरी वर्तमान में सीताराम येचुरी इनके लीडर है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सेंट्रल टू सेंट्रल लेफ्ट इनका क्या है, पॉलिटिकल पोजीशन कह सकते हैं, ठीक है। और 1885 में आप सभी को पता है एओयू ने इनकी है वो स्थापना की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में इनके है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये आपकी 1999 में गठित हुई थी। शरद पवार के इनके वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। और नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये 2013 में बनी थी, ठीक है। कोनराड संगमा इनके वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो आपकी नेशनल पार्टी है वो आपकी आम आदमी पार्टी जो नेशनल पार्टी बन गई है। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये पार्टी है वो गठित हुई थी। 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी की स्थापना है वो हुई थी, ठीक है। तो इन पार्टियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। बाकी पिछले सेशनों में हमने आपको स्पष्टली बताया था कि कौन कौन सी नई पार्टी है जो अच्छे राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है, और कौन सी पार्टियों के पास से जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का टैग है वो छीन लिया है। तो आप कमेंट करके अब लिखेंगे, मैंने चीजों को आपको बता ही दिया है, आप कमेंट करके लिखेंगे कि कौन सी वो नेशनल पार्टीज हैं जिनसे राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है उसका दर्जा वापस ले लिया है। आपको तीनों ही पार्टियों का नाम लिखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस पार्टी का सर्वप्रथम है वो गठन किया गया था, और वर्तमान में ये वेस्ट बंगाल में है वो आपकी एक राज्य स्टेट पार्टी के रूप में कार्यरत है। बीजू जनता दल ये पटनायक साहब की है, ओडिशा की पार्टी है। तो एक में दो और दो में एक यानी कि ए में है, इसमें भी है, ठीक है। इंडियन नेशनल लोक दल, तो इंडियन नेशनल जो लोक दल है ये ओम प्रकाश चौटाला जी की है, हरियाणा की पार्टी है। तो 2, 1 और 4। इसके बाद में लोक जनशक्ति पार्टी पासवान साहब की है जो कि आपकी बिहार की है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ जो राज्य स्टेट पार्टीज हैं, तो स्टेट पार्टी कौन से स्टेट से संबंधित हैं ये चीजें भी आपको थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए अगर आपके सिलेबस में राजनीतिक दल इत्यादि टॉपिक हो तो। नेक्स्ट है एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया गया था। तो एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए पहला जो
एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया, तो ये सम्मेलन आपका नई दिल्ली में आयोजित किया था 24 मार्च से 2 अप्रैल 1947 के बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली में कब, 24 मार्च यानी कि मार्च अप्रैल 1947 को। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत को सर्वप्रथम 1950 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। देखिए, सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 15 सदस्यों में से 5 के पास में वीटो पावर है, जो कि इसकी स्थायी सदस्य है। ठीक है, और 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में है वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो स्थायी सदस्यों का अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी सदस्यों का टेन्यूर कितना होता है सुरक्षा परिषद में, तो 2 साल। और भारत ने सबसे पहले 1950 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को सर्वप्रथम 1950 में चुना गया था। और अब बात करें तो 8 बार अब तक भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में है वो चुने जा चुके हैं। अंतिम बार 2021 में चुना गया था और दिसंबर 2022 में अस्थायी सदस्यता के रूप में इन्होंने कार्य है वो पूर्ण किया है 8वीं बार। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितने सालों तक भारत है वो अस्थायी सदस्य रहे हैं, तो कितने साल, 8 बार, मतलब एक टाइम में 2 साल, तो 16 साल तक भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है वो रह चुका है एट प्रेजेंट टाइम तक। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो यूएन है, तो यूएन का गठन कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को आपकी यूएन स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो वर्ल्ड सोशल फोरम की स्थापना 2021 में ब्राजील में हुई थी और पहली बैठक भी इसकी ब्राजील में ही आयोजित हुई। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड सोशल फोरम की विश्व सामाजिक जो मंच है इसकी भारत में पहली बैठक कब हुई, तो भारत में पहली बैठक हुई थी 2004 में। ठीक है, और ये कहां पर हुई, मुंबई में हुई। तो भारत में पहली बैठक मुंबई में, और इस फोरम की पहली बैठक की बात करें पूरे की, तो ये हुई थी ब्राजीलिया में। ठीक है, तो इस पेपर में इतने ही सवाल थे जो भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका हमने डिस्कस किया और कुछ इसमें आपके लेखनी में कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है, तो इसे जल्द ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बाकी आपके और भी सुझाव आमंत्रित है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। सेशन कैसा लगा इसे जरूर बताएं इसके बारे में। इसके अलावा इस सेशन को आप लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जो मित्र पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे एक और दोबारा निवेदन रहेगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी के लिए आप ये जो सेशन है, इन सेशन को, इस सीरीज को आप नियमित तौर पर देखते रहें। और आपके कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि सर डेली की 2 क्लासें रखें, तो 2 क्लासें मैं रख भी लूंगा, लेकिन आप नियमित रूप से इनका, अगर एक क्लास है इसमें भी जो आपको चीजें बताई जा रही है, बहुत से फैक्ट्स हैं इसमें, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इनको नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एक भी बहुत है, अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनका अध्ययन है वो करते हैं और रेगुलरली नियमित तौर पर, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि नियमित तौर पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए। इसमें जो देरी है वो हो जाती है, लेकिन मैं कभी भी 1 तारीख से ये सेशन स्टार्ट हुआ था और आज हो गई है 17 तारीख, तो मैं आपको रेगुलरली डेली का एक है वो वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास है वो कर रहा हूं। और कभी भी ये क्लास है वो बीच में डिस्टर्ब ना हो, मैच नहीं हो, मिसमैच नहीं हो, ठीक है, डिले ना हो। इसलिए कभी कभार लेट भी हो जाता है, लेकिन मैं 12 बजे से पहले आप तक जो क्लास है वो प्रोवाइड करवा लेता हूं। तो आपको समय जब भी मिले तो उनको पूरी और इत्मीनान से, ढंग से, अच्छी तरीके से आप जरूर देखिए। एक बार आप रेंडमली इसको देख लीजिए और दूसरी बार है वो अच्छी तरीके से आपको महत्वपूर्ण जो फैक्ट वगैरह है उनको अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि
इन फ्यूचर आपकी ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से हो काम आए। और आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप ऑल वीडियोस को जरूर देखिए। और प्रत्येक वीडियो में आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया आप जरूर दें, ताकि मुझे भी पता रहे कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलरली इन वीडियोस को है वो देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। कल का सेशन भी देखना ना भूलें, और पिछले जितने भी सेशन बाकी है आपके इनकम्प्लीट हैं तो उन्हें आप जरूर पूरा करें। धन्यवाद।